हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे और पार्ट वन आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। वहाँ हम लोगों ने अ, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन किया है और उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि बेसिक तौर पे हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि पीवाईक्यूज को सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है और इसकी इम्पोर्टेंस मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने जब इस बार एग्जाम दिया तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली रिपीटेड थे, तो काफी इंपॉर्टेंस होता है पीवाईक्यूज का। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पीवाईक्यूज ही हमको जेआरएफ बना सकते हैं, लेकिन उनकी हेल्प बहुत मिलती है, क्योंकि ये आपका एग्जाम ऐसा है कि एक एक क्वेश्चन से बहुत सारे लोग 5 बार 6 बार नेट क्वालिफाइड होते हैं, बट एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन से उनका जेआरएफ रुक जाता है। तो इसीलिए आपको एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना है, किसी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। और अगर आप जो भी वीडियोस यहाँ पे आप देख रहे हैं, कहीं पर भी आप देख रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि उसका पूरा लाभ आपको मिले, तो इसके लिए एक नोटबुक या डायरी जो भी हो आप लेके बैठें और जो भी क्वेश्चंस का डिस्कशन हो उसको आप साथ साथ नोट करते हुए चलें। क्योंकि मैंने भी जहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैंने अगर किसी बुक से भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो उसको भी मैंने अलग नोट किया था। चाहता तो मैं ना नोट करता, स्क्रीनशॉट लेके रख लेता, या बुक में अगर लिखा हुआ है तो बुक में ही सॉल्व कर लेता, लेकिन अपनी कॉपी में लिखना उस चीज को काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, इससे ज्यादा बेनिफिट होगा आपका। तो हम लोग 11th क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपना पार्ट टू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पॉलिटिकल जियोग्राफी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूजीसी नेट का। हुज पोर्ट्रेल्स एपिटोमाइज्ड द रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी टू फॉरेन पॉलिसी। किस विद्वान ने जो हमारा पॉलिटिकल जियोग्राफी का ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति को जोड़ा है राजनीतिक भूगोल से। राजनीतिक भूगोल में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विदेश नीति फॉरेन पॉलिसीज का समावेश हुआ, फॉरेन पॉलिसी की बात होना शुरू हुई या फॉरेन पॉलिसी इससे जुड़ गई। तो ये काम किया किसने, किसने फॉरेन पॉलिसी को पॉलिटिकल जियोग्राफी से रिलेट करने का प्रयास किया है, उसको वहां पे ऐड करने का प्रयास किया है। तो इसमें मैकिंडर, स्पाइकमैन, रेड्जल, कार्ल हॉशवर, बहुत सारे नाम आपको यहाँ ऑप्शंस में देखने को मिल रहे हैं। और इसका जो सही आंसर है वो है कार्ल हॉशफर। कार्ल हॉशफर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जर्मन जियोग्राफर है और हो सकता है कुछ बुक्स में आपको ये जियोग्राफर्स ना मिले, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि थॉट के लिए मेरी फेवरेट बुक है एस डी मौर्य सर की बुक। उसमें ऐसे जो थोड़े ऐसे जियोग्राफर्स हैं जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं बात करते हैं, रेड्जल के बारे में, मैकेंडर के बारे में हम सब लोग बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जियोग्राफर्स हैं जो थोड़े कम फेमस हैं। ऐसा नहीं कि वो उनका काम बड़ा नहीं है, लेकिन जनरली उनके बारे में बात नहीं होती। तो ऐसे जियोग्राफर्स के बारे में भी उसमें काफी अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो कार्ल हॉशफर ही वह विद्वान थे जिन्होंने रिलेशनशिप बताया पॉलिटिकल जियोग्राफी में फॉरेन पॉलिसी का। कार्ल हॉशफर और हिटलर के काफी रिलेशन बताए जाते हैं, कभी हम लोग बात करेंगे कार्ल हॉशफर के बारे में डिटेल में। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको ये चीज नोट कर लेनी चाहिए, ये कुछ चीजें रटने वाली हैं, इसमें आपको बहुत कुछ समझना नहीं है। थॉट इसीलिए लोगों को टफ भी लगता है क्योंकि थॉट काफी ज्यादा रटने वाला होता है, और इसलिए इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि एक बार तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेबस उठा करके यूजीसी नेट का जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सब आपको डिटेल में बुक्स से पढ़ के नोट्स उसका बना के फिर पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके थॉट पर आपका कमांड हो पाएगा, क्योंकि थॉट बहुत ज्यादा याद करने वाली चीज है और जियोग्राफी के अन्य सेक्शंस से बिल्कुल अलग है। बाकी सेक्शंस में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट से ज्यादा यहाँ पे याद करने वाली चीजें हैं। तो ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन, पार्ट टू का हमारा आज का पहला क्वेश्चन, कार्ल हॉशफर।
इसमें आपको इसमें आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अब इतना लंबा क्वेश्चन तो आप रटेंगे नहीं, तो कहीं साइड में नोट कर लीजिए या अपने दिमाग में ही बैठा लीजिए कि कार्ल हॉशफर, पॉलिटिकल जियोग्राफी, फॉरेन पॉलिसी। मतलब आपके दिमाग में एक ऐसा मेंटल मैप बन जाना चाहिए कि जब भी फॉरेन पॉलिसी की बात आएगी पॉलिटिकल जियोग्राफी में, तो हम सिर्फ एक ही विद्वान के साथ जाएंगे, वो है कार्ल हॉशफर। अब हमारा जो 12th क्वेश्चन है, हु यूज जियोपॉलिटिक टर्म फर्स्ट टाइम। ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का और हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट का। किसने सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स, जो हमारी भू राजनीति है, वो टर्म यूज किया? भू राजनीति और फॉरेन पॉलिसी दोनों में डिफरेंस है। कभी हम लोग जब पॉलिटिकल जियोग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में देखेंगे। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मान लीजिए कहीं जियोपॉलिटिक्स टर्म आ गया तो वो जियोपॉलिटिक्स टर्म में चले जाएंगे, उसकी व्याख्या समझने लगेंगे। जियोपॉलिटिक्स, अभी की जो वर्तमान जियोपॉलिटिक्स है उसको पढ़ने लगेंगे कि क्या रिलेशनशिप है इजिप्ट की अन्य देशों के साथ, क्या इंडिया की क्या जियोपॉलिटिक लोग स्थिति है, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक चीजें पढ़नी है। तो अगर इस तरीके से आप स्टडी करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम रिटन नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने सबसे पहले भू राजनीति, जियोपॉलिटिक टर्म का यूज किया? रुडोल्फ जेलन, एक स्वीडिश स्कॉलर, बहुत ही बड़ा नाम। और इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ये बिल्कुल रटने वाली चीज है, इसमें कुछ भी समझने वाली चीज नहीं है। जेलन ने सबसे पहले जियोपॉलिटिक टर्म का यूज किया, उसको फेमस किया पॉलिटिकल जियोग्राफी में। तो यहाँ पे आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हुए पॉलिटिकल जियोग्राफी के। पहला क्वेश्चन ये था कि किसने फॉरेन पॉलिसी को अटैच किया, फॉरेन पॉलिसी को समझाया पॉलिटिकल जियोग्राफी में, या फॉरेन पॉलिसी की शुरुआत एक तरह से हम लोग पॉलिटिकल जियोग्राफी में कर दिए, उसको पढ़ने लगे। तो ये काम किया कार्ल हॉशफर्ड ने, विदेश नीति वाला। और भू राजनीति, जियोपॉलिटिक का जो काम था, वहां पर जो हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं वो हम जेलन महोदय का देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं दोनों। तो इसको तो बिल्कुल आपको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इस तरीके से दिमाग पर छप जाना चाहिए कि अगर आपसे कोई कभी भी पूछ ले जियोपॉलिटिक्स, तो वो आप बता दें जेलन। अब आपको इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि जेलन, क्योंकि जेलन जनरली मैं बताऊं मैंने कभी भी इनका नाम नहीं सुना था। कार्ल हॉशफर को मैंने पढ़ा है किताबों में थोड़ा बहुत, उनके बारे में मैटर मिल भी जाता है, लेकिन जेलन के बारे में मैं कभी भी नहीं जानता था। इसलिए पहली बार मेरा भी ये क्वेश्चन गलत हो गया था जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो बाद में जब मैंने थोड़ा पढ़ा इनके बारे में, फ्रेंड से बात की, तो इसका आंसर मुझे पता चला। तो जेलन देखिएगा, हो सकता है नेट पे मिल जाए आपको, इंटरनेट पे। वैसे जनरली ये सारे जो स्वीडिश जियोग्राफर्स हैं, थोड़े इनके बारे में लोग उतना जानते नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको बस इसको रट रट लेना है इस चीज को, और एक जगह बस नोट कर लेना है कि जियो पॉलिटिक्स आएगा तो हम जेलन के साथ जाएंगे, और अगर फॉरेन पॉलिसी आएगा तो हम कार्ल हॉशफर के साथ जाएंगे। अब हमारा अगला बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफी फेमस है, इंपॉर्टेंट भी है। हु नोज एज फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफी। ये है तो वैसे काफी इजी, और मैथमेटिकल जियोग्राफी की जब भी हम लोग बात करते हैं तो बात आती है ग्रीस जियोग्राफर्स की, और ग्रीस जियोग्राफर्स में थेल्स और एनेक्सिमेंडर, इन दो लोगों को हम लोग गणितीय भूगोल का पिता मानते हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज आपको ध्यान देनी है कि थेल्स भी एक गणितीय भूगोलवेत्ता थे और एनेक्सिमेंडर भी एक गणितीय भूगोलवेत्ता थे। दोनों ने काम किया है, बहुत सारे प्रमेयों की रचना की है। और थेल्स गुरु थे एनेक्सिमेंडर के, मतलब एनेक्सिमेंडर शिष्य हुए। तो कहीं कहीं पर बुक्स में, जैसे मेरी जो बुक्स है उसमें ये लिखा हुआ है कि एनेक्सिमेंडर को मैथमेटिकल जियोग्राफी का फादर माना जाता है। थेल्स के बारे में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन चूंकि उनका भी योगदान गणितीय भूगोल में है और वो एनेक्सिमेंडर के गुरु हैं, तो इसीलिए कहीं कहीं लिख दी, कहीं कहीं दोनों को मैथमेटिकल जियोग्राफी का फाउंडर या फादर मान लिया जाता है। तो अगर ऑप्शन में केवल एनेक्सिमेंडर है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर दोनों लोग साथ में हैं, वैसे ऐसा ऑप्शन कभी भी नहीं आएगा कि एनेक्सिमेंडर भी लिखा हुआ है और थेल्स भी लिखा हुआ है,
क्योंकि अगर इस तरह का आ जाएगा तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे क्रिएट हो सकती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की जो बुक्स हैं उसमें अ, इस तरह वाले जो फैक्ट्स होते हैं उसमें काफ़ी रॉन्ग फैक्ट्स दिए रहते हैं। तो फिलहाल इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है कि या तो थेल्स एंड एनेक्सिमेंडर दोनों ही रहेंगे, और नहीं तो केवल एनेक्सिमेंडर ही ऑप्शन में होगा। तो आपको पता ही है कि मेन जो हम लोग फादर मानते हैं वो एनेक्सिमेंडर को ही मानते हैं, लेकिन चूंकि ऑप्शन में थेल्स भी दिया रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और उनका भी कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिकल जियोग्राफी में, तो उनको भी कंबाइंड करके दोनों को एज अ फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफी हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। एनाक्सिमेंडर के और भी ज़्यादा वर्क्स हैं, थेल्स के भी और भी ज़्यादा वर्क्स हैं। जैसे थेल्स ने जो नाइल रिवर पे जो उनका वर्क है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से एनाक्सिमेंडर ने भी बहुत ज़्यादा मैथ के क्षेत्र में काफ़ी उनका काम है। तो ये चीज़ें थोड़ी फैक्ट वाली होती हैं, इसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि बुक्स से एक बार हर जियोग्राफर के बारे में थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स आप नोट करते जाइए। और वीडियोस मैंने इस पे काफ़ी डिटेल में बनाए हुए हैं, आप जरूर एक बार उसको देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ग्रीस जियोग्राफर्स पे, रोमन जियोग्राफर्स पे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा रटने वाली होती हैं। होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, हिप्पार्कस, पोसिडोनियस, पोलीबियस, इतने ज्यादा विद्वान हैं और सबके बारे में तीन तीन चार चार फैक्ट्स ही रटने वाले हैं। तो और यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं, अभी हम लोग जब आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से रोमन जियोग्राफर्स में हम जाएंगे तो हमको स्ट्रेबो, प्लीनी, टॉलमी, पोम्पोनियस मेला जैसे जियोग्राफर्स मिलेंगे। अरब जियोग्राफर्स में हम लोग जाएंगे तो वहां पे हमको इब्न खालदून, इब्न सीना, अल बरूनी, अल मसूदी, बहुत सारे नाम हैं। तो इसीलिए थॉट थोड़ा सा टफ है, क्योंकि काफी ज्यादा फैक्ट्स रटने पड़ते हैं। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसने सबसे पहले ये बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे जो सर्कल्स होते हैं, जो हमारे जो अक्षांश वृत्त होते हैं उनकी वो छोटे होते जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आगे हम लोग जनरल, जहां तक मुझे लग रहा है कि जल्दी वो क्वेश्चन हमें मिलेगा। तो इस तरीके के फैक्ट्स काफी ज्यादा आते हैं, और ये हिप्पार्कस ने बताया था। तो इस प्रकार के फैक्ट्स बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे तैयार करने पड़ेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल सा है, मैथमेटिकल ज्योग्राफी के फादर। और ऐसे ही आपको फादर्स और भी ज्यादा मिलेंगे। जैसे हिस्ट्री का तो हम सभी लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, हेरोडोटस, वो तो सिंपल सा है। लेकिन कहीं कहीं और भी, जैसे फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी हम लोग स्ट्रेबो को मानते हैं। फादर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, ये काफी अलग है और काफी टफ भी है। हम लोग मेनली इसका आंसर नहीं जानते हैं। इसमें बुक्स में ज्यादातर जगह पे पोसिडोनियस, एक ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर जियोग्राफर, उनको हम लोग मानते हैं, और उनका ओशनोग्राफी, ओशन पर काफी उनका काम है। तो इस प्रकार के फैक्ट्स वहां पे आपको मिलेंगे जब आप लोग देखेंगे तो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हु एमंग द फॉलोइंग जियोग्राफर्स लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ डिकोटमी जनरल वर्सेस स्पेशल जियोग्राफी। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही फेमस है, कई बार आया हुआ है, और उम्मीद है इस बार भी आएगा। और इस बार भी आया था, जो एग्जाम हम लोगों ने दिया था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे आपको मैं ये भी बताता चलूंगा कि जो क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे और कौन से मेरे एग्जाम में आए थे, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि मैंने सॉल्व किया और मेरे एग्जाम में आया। मतलब इससे एक आपको ये पता चल रहा है कि क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। और ये तो खैर काफी इजी है, बर्नहार्ड वॉरेनियस सभी लोग जानते होंगे। और अगर इसका आंसर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब अभी आपको काफी ज्यादा थॉट में मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि बर्नहार्ड वॉरेनियस एक बहुत ही लेजेंडरी जर्मन विद्वान माने जाते हैं। बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो गई थी, काफी कम समय में इन्होंने काफी ज्यादा काम किया। और जब भी भूगोल में विभाजन की बात आती है, जो जनरल वर्सेस स्पेशल या फिजिकल वर्सेस ह्यूमन, तो वहां पे हम लोग सीधे एक ही व्यक्ति के पास जाते हैं, वह है बर्नहार्ड वॉरेनियस। सही आंसर। वॉरेनियस के बारे में अगर हम थोड़ी बात करें तो एक जर्मन विद्वान, जिन्होंने थे जर्मनी के, पढ़ाई की, फिर चले गए नीदरलैंड, वहाँ पे एम्स्टर्डम, काफी समय तक ट्यूशन इन्होंने, मतलब एज अ ट्यूटर काम किया, वहाँ पे पढ़ाते थे बच्चों को।
फिर दो बुक्स इनकी काफ़ी फेमस हुई। एक बुक आई थी ज्योग्राफिया जनरलिस, और एक इनकी बुक थी जापान और श्याम का भौगोलिक वर्णन। अ, श्याम मतलब थाईलैंड, और जापान, इनका इन्होंने ज्योग्राफिकल पूरा एक डिटेल किया था, वर्णन किया था। तो ये दो इनकी बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉरेनियस एक ऐसा टॉपिक है जो जहाँ तक मुझे लगता है कि हर बुक में वॉरेनियस के बारे में आपको मैटर मिल जाएगा अच्छे से। और वीडियो वीडियो भी मैंने इस पे एक बनाई हुई है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। वॉरेनियस से एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक तो ये क्वेश्चन आपका हो गया डिकोटमी वाला, नहीं तो जो इनकी बुक है ज्योग्राफिया जनरलिस, वहाँ से आता है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें वॉरेनियस से नहीं आएंगी। ये दो चीज़ें अगर पता है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वॉरेनियस से इससे हटके क्वेश्चंस आने की उम्मीद कम ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 15th क्वेश्चन की ओर। ये भी काफ़ी सिंपल है, और चलिए देखते हैं इसको। हिस्ट्री बी ट्रीटेड जियोग्राफिकली एंड जियोग्राफी बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। इस तरह वाले क्वेश्चन एक आध 100 में एक या 100 में दो इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। ये हालांकि ज्योग्राफी टाइप का क्वेश्चन लग ही नहीं रहा है, थोड़ा दार्शनिक क्वेश्चन है। और जब भी हिस्ट्री की बात होती है तो हम सभी लोग जानते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। काफ़ी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। हम लोग को मेनली यहाँ पे हेरोडोटस अगर हम पढ़ेंगे डिटेल में, हालांकि हेरोडोटस से काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें जब बात की जाती है जो नाइल के डेल्टा की किस प्रकार से उन्होंने स्टडी की थी और किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड का डिवीजन किया था। तो खैर वो उस तरह के क्वेश्चंस भी आगे मिलेंगे, बट यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सा एक स्टेटमेंट टाइप का है कि किस विद्वान ने दृष्टि से ट्रीट करने की बात की और ज्योग्राफी को हिस्ट्री की तरीके से। तो इसमें जनरली इस प्रकार के स्टेटमेंट्स हमको थोड़े याद रखने पड़ते हैं, और इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जब जो विद्वानों की लिस्ट है, लिस्ट हमको पता होनी चाहिए, और उसमें हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किसने हिस्ट्री के क्षेत्र में वर्क्स किए हुए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो 16th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, और मुझे पर्सनली इस प्रकार के क्वेश्चन जो थोड़े कॉन्सेप्ट वाले होते हैं ये कुछ ज़्यादा ठीक लगते हैं। आपको भी ठीक लगेगा, क्योंकि ये रटने वाले क्वेश्चंस में काफ़ी दिक्कत होती है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी है उस चैप्टर में, बट कुछ चीज़ें हमें रटी नहीं है, तो वहाँ पे गलती होने के चांस होते हैं। लेकिन ये मैंने पहले भी बताया था कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो फैक्ट अपनी जगह है, जितने हो सके उसको याद करके जाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेंगे तो आप मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो आप करेक्ट करके आएंगे। व्हाट इज द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन? मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन हम जानते हैं कि अगर थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो 1960s का जो दशक था, या स्पेशली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ज्योमेट्री का यूज ज़्यादा होना शुरू हुआ ज्योग्राफी के फील्ड में, उसी को हम लोग क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसमें बहुत सारी फिर थ्योरीज बनना शुरू हुई, मॉडल्स बनना शुरू हुए, और इस पे काफ़ी डिटेल में ऑलमोस्ट 1 आवर के का एक लेक्चर भी है मेरा, उस पर आप देख सकते हैं चैनल पर। थॉट वाली प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का फिलोसॉफिकल बेसिस क्या था? पॉजिटिविज्म, बिहेवियरिज्म, रेडिकलिज्म एंड वेलफेयर। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो बिहेवियरिज्म था, रेडिकलिज्म था और वेलफेयर था, ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट आए थे। क्योंकि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में मैथ की बहुत ज़्यादा बात होती थी, स्टैट्स की बात होती थी, लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी हम लोग बात नहीं करते थे, जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं उसकी बात नहीं करते थे। तो बाद में जो ह्यूमन बिहेवियर की बात हम लोगों ने व्यवहार परक भूगोल, बिहेवियरल जियोग्राफी में की, और जो आम आदमी की समस्याएं हैं उसकी बात हम लोगों ने रेडिकल जियोग्राफी में की, और जो मानव कल्याण की बात वो वेलफेयर जियोग्राफी में हुई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिविज्म।
अब यहाँ पे आपको एक चीज ये ध्यान देनी पड़ेगी कि जो जियोग्राफी है इसका फील्ड बहुत ही व्यापक है। पॉजिटिविज्म जनरली हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। अगस्त कॉम्टे का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक काम है या उनका एक विचार है प्रत्यक्षवाद। तो सोशियोलॉजी का जो पॉजिटिविज्म है जो अगस्त कॉम्ट ने दिया, हम लोग सोशियोलॉजी में डिटेल में उसकी स्टडी करते हैं। वही चीज वहीं से कुछ उसी की प्रेरणा से हम बोल सकते हैं जियोग्राफी के फील्ड में क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हुई, क्योंकि पॉजिटिविज्म में यह बताया गया था कि किसी भी चीज की जो हम स्टडी करें उसमें हम निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, इस मेथड का यूज करने की बात जो है कॉम्ट महोदय ने की। अब सोशियोलॉजी में या अदर जो सब्जेक्ट्स हैं वहां पे हम निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग करेंगे लेकिन उसका प्रक्रिया अलग होगा। लेकिन चूंकि ज्योग्राफी एक साइंस है तो इसमें यहाँ पे हम लोगों ने मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और हम लोग ज्योमेट्री का यूज करने लगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन और पॉजिटिविज्म क्या एक ही चीज है या अलग अलग है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एक रिजल्ट है पॉजिटिविज्म का। पॉजिटिविज्म एक बड़ा बड़ा विचार है। अब पॉजिटिविज्म में बस आपको ये बता दिया गया कि आपको किसी चीज को ऐसे ही नहीं मान लेना है, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की बात है। लेकिन बस उसके बाद फिलोसफी के फील्ड में, सोशियोलॉजी की फील्ड में, अदर सब्जेक्ट्स में अलग तरीके से स्कॉलर्स ने उसका यूज किया। और जो हम लोगों का जियोग्राफी है इसमें क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के फॉर्म में इसका यूज हुआ। तो मेन तो हमारा ये एक प्रकार से इसको एक थॉट बोल सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। और इसके रिजल्ट के फलस्वरूप जो हम लोग का क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन है इसमें पीटर हैगेट, आरजे शोले, बेनेट, डिफरेंट जियोग्राफर्स जो है, आगे जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे, डिफरेंट अमेरिकन जियोग्राफर्स, डिफरेंट ब्रिटिश जियोग्राफर्स, इसमें इन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूट किया। और फिर आगे पैराडाइम, मॉडल्स, और फिर इसमें इस एक कॉन्सेप्ट के आने के बाद उसके अगेंस्ट फिर बिहेवियरल जियोग्राफी, रेडिकल जियोग्राफी, वेलफेयर जियोग्राफी, अलग अलग विचार आते गए। तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एक रिजल्ट है और वो आया क्यों? वो आया प्रत्यक्षवाद के कारण। और मात्रात्मक क्रांति होती क्या है इसके बारे में मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जानते होंगे। थोड़ी सी मैंने चर्चा की भी है। डिटेल में जानने के लिए वीडियो आप देख लीजिए। 1 घंटे के लेक्चर में पूरा का पूरा जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का सब कुछ आपको पता चल जाएगा। किन किन विद्वानों ने काम किया, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई उस समय में, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डिटेल में वहां पे बात की गई है। क्योंकि यहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकें। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को हमको सॉल्व कैसे करना है। सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि हमने इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक दिन में आप अगर 10 से 25 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं लेकिन उसको साथ में समझते हुए चलते हैं। जैसे अब हम लोग एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं तो उससे आपको एक चीज ये लग रहा होगा कि एक क्वेश्चन हम देख जरूर रहे हैं लेकिन उस एक क्वेश्चन के पीछे कितनी चीजें छुपी हुई हैं वो चीज अब आपको पढ़नी पड़ेगी। अब जैसे मैंने अब आपको एक हिंट दे दिया कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन और पॉजिटिविज्म। अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया, फिर उसके अगेंस्ट में क्या क्या आया। तो इससे क्या होगा कि 10 क्वेश्चंस आपने पढ़े, वो क्वेश्चंस आपके तैयार हुए, उसको वो क्वेश्चन अगर उससे संबंधित कोई भी चीज आती है या डायरेक्टली वो आता है तब तो आप सही कर ही ले जाएंगे। लेकिन उस क्वेश्चन का जो टॉपिक था उससे जुड़ी हुई जो अदर चीजें थी वो भी यहाँ पे आपको देखनी पड़ेंगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन की ओर। इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर, किसने कहा? सिंपल है, कुछ क्वेश्चंस काफी इजी भी आ जाते हैं। तो जब भी इजिप्ट की बात होगी और नाइल रिवर की बात होगी तो नो डाउट हेरोडोटस ने बहुत ज्यादा काम किया है इजिप्ट पे। जो डेल्टा आज हम देखते हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है नाइल के, नाइल का डेल्टा काफी इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल जियोग्राफी में हम लोग काफी डिटेल में हम लोगों ने बात भी की हुई है उस पे। तो इसमें हेरोडोटस का नाइल पे, इजिप्ट पे काफी ज्यादा वर्क है। तो बिना किसी संकोच के सीधे आपको
अगर इजिप्ट पे क्वेश्चन है, अगर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किसने हिस्ट्री के बारे में ये बताया, या हिस्ट्री ट्वीटेड जियोग्राफिकली, जियोग्राफी ट्वीटेड हिस्टोरिकली, फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ है, या फिर नाइल पर अगर आता है, नाइल के डेल्टा से रिलेटेड, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हेरोडोटस ही उसका सही उत्तर होता है, क्योंकि उन्होंने उस समय के जो अन्य विद्वान थे उनके कंपैरिजन में इस क्षेत्र पे ज्यादा काम किया हुआ है। इसके बाद 18वां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अगर किसी ने सॉल्व नहीं किया है तो 100% उसका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा रहा है। आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, हु एमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स मेड करेक्शंस टू टॉलमीज बुक, मतलब कि जो टॉलमी महोदय की बुक थी उसमें करेक्शन की बात इसमें की जा रही है। अब आप यहाँ पे ध्यान से अगर आपने रटा हुआ है तब तो आप इसको सही कर लेंगे। थोड़ा सा रोचक बात यहाँ पे, अगर किसी ने बहुत गहराई से अध्ययन किया उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसने टॉलमी की बुक में संशोधन किया, और टॉलमी की एक बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो बुक का नाम है कानून अल मसूदी। ठीक है, अब कानून अल मसूदी जो बुक है, अगर किसी ने पढ़ा है तो वो क्या करेगा कि उसके दिमाग में तुरंत चला जाएगा कि इसका सही आंसर होंगे अल मसूदी। हालांकि हमको पता है कि अगर हम ये देख रहे हैं कि किसने टॉलमी की बुक में संशोधन किया, तो टॉलमी की बुक में संशोधन अगर किया किसी ने, और टॉलमी अगर कोई बुक लिख रहे हैं उस पर मसूदी शब्द आया हुआ है, और हम जानते हैं कि जो अरब जियोग्राफर्स हैं वो बहुत बाद के जियोग्राफर्स हैं, 8वीं 9वीं शताब्दी के जियोग्राफर्स हैं, और जो टॉलमी है, टॉलमी वाज और रोमन जियोग्राफर, उनका टाइम उनके बहुत पहले है। तो अगर कोई थोड़ा दिमाग लगाएगा यहाँ पे तो वो ये चीज समझ जाएगा कि ऐसा जो उन्होंने अपनी बुक लिखी है कानून अल मसूदी, कानून अल मसूदी में इन मसूदी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो बाद, ऐसा तो होगा नहीं कि अल मसूदी बाद में आए, टॉलमी उनसे बहुत पुराने थे, लेकिन टॉलमी ने बुक इनके बारे में लिखी, ये तो होता नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हड़बड़ाहट में तुरंत आपके दिमाग में ये आएगा कि कानून कानून अल मसूदी जो बुक है वो इन्हीं के बारे में लिखी गई है, मतलब कि कहीं ना कहीं टॉलमी और अल मसूदी आपस में रिलेटेड थे, और सीधे आप अल मसूदी लगा के चले आएंगे। इसका जो सही आंसर है वो है अल इदरिसी। अल इदरिसी ने टॉलमी की बुक में संशोधन किया है। और इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हमको लगेगा कि हमने तो काफी डिटेल में पढ़ा, लेकिन वहां पे आप थोड़ी सी मिस्टेक कर देंगे। तो एक चीज यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूंगा, इस पे मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। ये वैसे अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हैं थॉट के तो आपको पता ही होगा, जो भी हमारे विद्वान आए हैं अलग अलग समय के, उनका टाइम पीरियड पता होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको 5-6 जियोग्राफर्स के नाम होते हैं और उसमें आपको उनको क्रम से लगाना होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले सबसे पहला जो समय आता है वो ग्रीस जियोग्राफर्स का आता है, उसके बाद का जो टाइम आता है वो रोमन जियोग्राफर्स का आता है, रोमन जियोग्राफर्स के बाद डार्क एज आती है, डार्क एज के अंतिम समय में अरब जियोग्राफर्स का टाइम पीरियड आता है, डार्क एज जब खत्म हो रही थी उस समय, और उसके बाद पुनर्जागरण काल आता है, फिर आधुनिक समय शुरू होता है। तो ये एक पूरा क्रम है, कहाँ से कहाँ तक का, ग्रीस जियोग्राफर्स से लेकर के आधुनिक समय के जियोग्राफर्स तक का एक बहुत ही लंबा समय, और ये पूरा क्रम पता होना चाहिए। हालांकि उसके अंदर किस समय में कौन कौन से जियोग्राफर्स थे ये तो पता होना ही चाहिए, लेकिन ये टाइम पीरियड आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपको नहीं ये टाइम पता है, टाइम पीरियड, तो इसको जाके देख लीजिए, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड अलग अलग जो हमारे जियोग्राफर्स हैं, अलग अलग जो, मतलब एक कह सकते हैं फेज आया, ग्रीस जियोग्राफर्स का फेज आया, उसमें ग्रीस विद्वानों का पूरा डोमिनेंस था, फिर रोमन जियोग्राफर्स का फेज आता है, फिर डार्क एज आ जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, केवल चर्च का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको बस इसको बुक्स में देखना है, वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे अवेलेबल। बहुत ही सिंपल सी चीज है, टाइम पीरियड ऑफ डिफरेंट फेजेस इन हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफी। 19वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल जियोग्राफी की दृष्टि से, थॉट में भी हम इसको पढ़ते हैं।
इन विच ईयर मैकेंडर अगेन डिमार्केटेड द वर्ल्ड आइलैंड इंक्लूडिंग अफ्रीका। मैं जल्दी ही मैकेंडर पे एक वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि मैकेंडर से कल भी हमने देखा था दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मिले थे, आज भी हमको एक क्वेश्चन अभी मिल गया मैकेंडर का, काफी इंपॉर्टेंट है पूछा। और यही चीज मैकेंडर से आती भी है। मैकेंडर की थ्योरी से कभी बहुत कठिन चीज नहीं आती। मैकेंडर की थ्योरी से ये चीज बहुत आती है कि उन्होंने जो 3 फेज में अपनी किताब लिखी है, 3 फेज में अपना कॉन्सेप्ट दिया है, कह सकते हैं किताब नहीं कहेंगे उसको, कॉन्सेप्ट दिया। एक बार लिखी ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, फिर उन्होंने लिखी डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज, फिर लिखी राउंड वर्ल्ड एंड मीनिंग ऑफ पीस। तो ये तीनों किताबें इंपॉर्टेंट हैं, तीनों अलग अलग सन में आई, काफी लंबे समय में आई तीनों किताबें, और तीनों किताबों में अलग अलग चीज बताई गई है। क्योंकि उन्होंने जो हर्टलैंड थ्योरी है, ये किसी एक साल की थ्योरी नहीं है, ये 30-40 साल की स्टडी। मतलब जैसे जैसे समय बीत रहा था, मैकेंडर नई नई चीजों को ऐड करते जा रहे थे। तो फिलहाल हम ये क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड आइलैंड में अफ्रीका को इंक्लूड किया। विश्व द्वीप, बहुत सारे टर्म्स हैं मैकेंडर की थ्योरी में। विश्व द्वीप है, ध्रुवीय क्षेत्र है, और बाह्य अर्धचंद्र, आंतरिक अर्धचंद्र, काफी टर्म्स यूज होते हैं। जल्दी हम लोग देखेंगे उसको, निश्चित ही मैं जल्दी से जल्दी उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1919, 1919। 1919 में वर्ल्ड आइलैंड में अफ्रीका को इंक्लूड किया मैकेंडर ने। और ये बुक कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किस बुक में ये काम किया गया था, तो वो बुक आपको पता होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज उस पुस्तक का नाम है, काफी फेमस बुक है। उसमें ये काम किया गया था। मैकेंडर ने वर्ल्ड आइलैंड को इंक्लूड की, वर्ल्ड आइलैंड में इंक्लूड किया अफ्रीका को। अफ्रीका को पहले उन्होंने शामिल नहीं किया था, बाद में अफ्रीका को भी शामिल कर लिया। फिर 1943 में एक बुक आई थी राउंड वर्ल्ड एंड मीनिंग ऑफ पीस, जिसमें उन्होंने मिडलैंड मिडलैंड बेसिन की बात की। जब आपका ये इधर नॉर्थ अमेरिका काफी शक्तिशाली हो रहा था, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग, इसलिए मैं इसमें बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफी चीजें हैं, 3 बुक्स हैं, हर बुक में अलग अलग चीज बताई गई है, सबका अपना अपना टाइम था। तो इसलिए यहाँ पे बस आप इतना दिमाग में रखिए कि डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज बुक में 1919 में अफ्रीका को इंक्लूड किया वर्ल्ड आइलैंड के फॉर्म में मैकेंडर ने। और बाकी हम लोग जब पढ़ेंगे इस थ्योरी को, तो वहां पे अच्छे से विस्तार से इस पे बात होगी। अब हम लोग का 20वां क्वेश्चन, और आज का लास्ट पार्ट 2 का, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भी थॉट प्लस पॉलिटिकल ज्योग्राफी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, स्पेशली पॉलिटिकल ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। और इसके बारे में मैंने आपसे कल बात भी की थी कि एटी महन, स्पाइक मैन, सेवरस स्काई, मैकेंडर, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, स्पाइक मैन की थ्योरी रिमलैंड वाली और हर्टलैंड थ्योरी मैकेंडर की, डीपली ऊपर ऊपर नहीं, अच्छे से, और इसके बाद जो ये कॉन्सेप्ट किसने दिए थे, तो आपका काम हो जाएगा। मुझे जहां तक लगता है कि मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए, ज्यादा एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं इधर उधर से, लेकिन 100 में 80 से 90 क्वेश्चन ऐसे ही मिले जिसमें यही सारी चीजें आ रही थी बार बार। तो इसमें आप सभी लोग जानते हैं मैकेंडर ने बात की है लैंड पावर की। स्पाइक मैन का जो कॉन्सेप्ट है वो रिम लैंड है। एटी महन का जो कॉन्सेप्ट है वो है सी पावर। और जो हम लोग के सेवरस्की हैं, ये एयर पावर के लिए जाने जाते हैं। मतलब किसने किस चीज को इंपॉर्टेंस दी है अपने अपने सिद्धांतों में। कभी भी सेवरस्की और एटी महन की थ्योरीज डिटेल में नहीं पूछी गई हैं, तो ये गलती मत करिएगा कि जाकर डिटेल में पढ़ने लगिए। पढ़ सकते हैं, आपका मन है, लेकिन टाइम लगेगा और क्वेश्चन उससे आए नहीं है कभी। तो मैकेंडर और स्पाइक मैन को अच्छे से पढ़ना है आपको, और सेवरस्की और एटी महन को बस देख लेना है कि क्या विचार इन्होंने दिया था। मैकेंडर ने लैंड पावर की बात की है, स्थल शक्ति की बात करते हैं, और हार्टलैंड की थ्योरी दी इन्होंने। स्पाइक मैन ने रिमलैंड का कॉन्सेप्ट दिया, और एटी महन सी पावर की बात करते हैं, और सेवरस्की एयर पावर। सेवरस्की के वर्ड में अगर हम हिंदी में लिखें तो वह आता है सेवरस्की, और वह से वायु शक्ति भी हम समझ सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा आपको एक हिंट लेते हुए चलना है कि सेवरस्की में वायु शक्ति होगा, एटी महन में हम जल शक्ति की बात करेंगे, एटी महन जल शक्ति या
सी पावर से संबंधित है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में कुछ हिंट्स लेके चलने हैं कि ये आएगा तो हमको इसी ऑप्शन के साथ जाना है। बाकी मुझे तो लगता है कि इतनी चीजें आप थोड़ा सा मेहनत करके रट लें अगर, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। मैकिंडर लैंड पावर, हर्टलैंड, स्पाइकमैन रिमलैंड एंड सेवरेस्की एयर पावर, एटी महान सी पावर। बस 4-5 बार बोल लीजिए इसको, तो वो चीज ऑलरेडी आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। फिर कोई बहुत ज्यादा कठिन चीज नहीं है ये कि याद नहीं होगी। बस 2-3 बार बस बोलना पड़ेगा। दो तो आपको याद ही होंगे, मैकिंडर और स्पाइक पैन, वो तो कोई कहने की बात नहीं। बच्चे सेवरेस्की और एटी महान, इनको बस अच्छे से फिर से देख लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आगे हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे अच्छे अच्छे, धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और हमको मिलेंगे। और अब आपका और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से करने हैं। क्वेश्चंस की संख्या तो ठीक, संख्या भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें वो बहुत ही क्वालिटी वाले क्वेश्चंस हों, और उस एक क्वेश्चन से हम कई चीजें निकाल के लाएं, ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।